गुड इवनिंग गाइस। क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है इसलिए हम यहाँ सिलेबस को एक नज़र में देख लेते हैं। हालांकि आप सभी को सिलेबस मिल गया होगा वेबसाइट से आरपीएससी की, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। तो हमें 120 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 चरणों में हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार हम सारा सिलेबस रिवाइज करेंगे और आफ्टर दैट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। तो पेपर 1 जो है इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो बेसिक प्रेमिसेस है, जिसमें कि इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप आ जाता है, एवोल्यूशन आ जाता है, एनपी एनपीएम आ जाते हैं, गवर्नेंस आ जाता है। ठीक है। सेकंड है थ्योरीज और अप्रोचेस आएंगी, जिसमें क्लासिकल थ्योरीज, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म आ जाता है। देन थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारे प्रिंसिपल्स आ जाएंगे और हम उनको स्टडी करेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आ जाता है, जहाँ पर लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, इनको स्टडी किया जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट आता है कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फ्रेड डब्ल्यू डिक्स को भी, और साथ ही साथ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में अदर कंट्रीज में क्या चल रहा है उन सारी डिटेल्स को भी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम जिसे कहा जाता है, जिसमें हम सिविल सर्विसेज को देखेंगे और सिविल सर्विसेज की भर्ती, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, कैरियर डेवलपमेंट, कंडक्ट, डिसिप्लिन, सिविल राइट्स, राइट ऑफ स्ट्राइक, सिविल सर्वेंट, है ना, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन 7th इसका यूनिट है, जिसमें कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट, प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस, टाइप्स, आगे आदि चीज़ों को स्टडी करेंगे। देन छोटा सा एक यूनिट है पब्लिक पॉलिसी का भी, जिसमें मीनिंग और टाइप आएगा, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन आएगा और मॉडल्स आ जाएंगे। देन 9th इसका यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, रूल ऑफ लॉ, डेलीगेट लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इनको स्टडी किया जाएगा। और फिर लास्ट यूनिट आती है रिसर्च मैथडोलॉजी की, जिसमें मीनिंग, नेचर, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, है ना, टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, क्वेश्चनेयर, ये टॉपिक आते हैं। सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर की बात की जाए तो सेकंड पेपर में आप देखिए, पहली यूनिट है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कौटिल्य को हम स्टडी करने वाले हैं और साथ ही साथ देखने वाले हैं कि क्या इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर रहा था। देन यूनियन गवर्नमेंट आएगा, पूरा यूनियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, एक एक बॉडी जो है उसकी स्टडी करने वाले हैं हम। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें सीएम आएगा, सेक्रेटेरिएट आ जाएगा, डिविजनल कमिश्नर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ जाएगा, है ना। देन फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाएगा, जिसमें 73rd 74th अमेंडमेंट हम स्टडी करेंगे। अर्बन रूरल लोकल बॉडीज को देखेंगे और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें देखेंगे। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, जिसमें कि वही चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन उधर आया था वही इधर है, लेकिन उनके कुछ संदर्भ, कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट है, तो हम उसको देख लेंगे क्या अलग है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फिर से इसमें आया है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, ये कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं, तो उसे हम स्टडी करेंगे। हम जो यूनिट्स एक जैसी हैं उनको एक साथ स्टडी करने वाले हैं, दोनों ही पेपर की। इकोनॉमिक पॉलिसी और प्लानिंग इसका नेक्स्ट 7th यूनिट है, जिसमें कि इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और नीति आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिबरलाइजेशन, जो एलपीजी कंसेप्ट है। अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल की बात की जाए, नेक्स्ट यूनिट है इसकी। लोकपाल लोकायुक्त तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। देन इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जिसमें एथिक्स, लॉ एंड ऑर्डर, साइबर क्राइम, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सिटीजन चार्टर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। और फिर है सोशल एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट यूनिट है पेपर 2 की, जिसमें हम सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल जस्टिस को देखेंगे और रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको स्टडी करने वाले हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है, इसका जो पैटर्न है वो इनके सिलेबस में बताया गया है। देखिए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, दोनों ही पेपर का पैटर्न यही रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। मतलब 150 क्वेश्चंस में आपको 75 मार्क्स आएंगे, यानी कि हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स रहेगा, 3 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। मीडियम दोनों रहेंगे, हिंदी इंग्लिश, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि आपके 1/3 मार्क कटेंगे, 1/3 नंबर काटे जाएंगे गलत क्वेश्चन के लिए, यानी 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न रहेगा एग्जाम का। पीएससी या हम कहें कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी की जो वैकेंसी निकली है 2023 में, जिसके कि फर्स्ट पेपर
कंप्लीट हो चुका है। 7 जनवरी को उसका एग्ज़ाम था और आई होप आप सभी के मार्क्स बहुत अच्छे कैलकुलेट हो रहे होंगे। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सेकंड पेपर है उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। रिवीजन क्लासेस हैं ये, हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास में, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक हम कवर कर पाएँ और छोटी से छोटी हर इम्पॉर्टेंट उस टॉपिक को कवर कर लें जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सुरेंद्र कटारिया सर की बुक है ये, जिसे बेस बुक मानकर हम यहाँ रिवीजन करने वाले हैं। कटारिया सर की बुक में प्रशासन का जो मीनिंग है वो कुछ इस तरह से बताया गया है। प्रशासन की परिभाषा से शुरुआत होती है और बहुत ही फेमस जो लेखक हैं डॉन हैम प्रोफेसर W.B. डॉन हैम जो हैं उनकी परिभाषा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछी गई है। यदि आधुनिक मानव सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा मुख्यतया प्रशासन की विफलता के कारण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। मानव सभ्यता के पतन की बात आ रही है अगर और प्रशासन की विफलता की बात की जा रही है किसी डेफिनेशन में, तो डॉन हैम ने ये डेफिनेशन दी थी। ऐसा अक्सर पूछा जाता है कि ये किसने कहा या डॉन हैम ने क्या कहा, प्रशासन की विफलता का कारण क्या बताया। तो प्रशासन की विफलता का कारण से क्या होगा, मानव सभ्यता का पतन होगा। यानी प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है मानव सभ्यता के लिए। देन आगे वो बहुत सारी डेफिनेशंस हमको दे रहे हैं, लेकिन हम देखें तो लूथर गुलिक की जो डेफिनेशन आपको दिख रही है, प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लूथर गुलिक ने कहा प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है। यानी कि कोई उद्देश्य होंगे जिनकी पूर्ति हेतु कुछ कार्य करवाए जा रहे होंगे, तो जो कार्य करवाए जाते हैं, जो पूरी यूनिट होती है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। देन एल.डी. वाइट की डेफिनेशन आपको दिख रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन की कला है। एल.डी. वाइट ने प्रशासन की कला, प्रशासन को एक कला कह दिया और क्या कहा कि बहुत से मनुष्यों का निर्देशन यानी कि डायरेक्शन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण, कंट्रोल। बहुत सारे लोगों का कोई ग्रुप हो, उसका अगर कोई डायरेक्शन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है उसे, तो उसे हम प्रशासन कहेंगे। इस आर्ट को हम प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। देन आगे पिफनर और प्रेस्थस की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहा जाता है। वे आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी उद्देश्यों की बात की और कहा कि मानवीय साथ ही साथ भौतिक, ये मानवीय और भौतिक दो तरह के संसाधनों की बात कर रहे हैं, सोर्सेज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इन दोनों तरह के सोर्सेज से किसी संगठन को संचालित करना प्रशासन कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सर कह रहे हैं, कटारिया सर की बुक में कहा जा रहा है कि प्रशासन का इन सभी डेफिनेशन से ये आशय निकल के आता है कि केवल किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सामूहिक प्रयासों तथा उनके प्रबंधन को प्रशासन कहा जाता है। वहीं इसकी एक और तरह का लुकआउट है, या हम कहें कि एक और तरह से इसे परिभाषित किया जाता है और जिसमें दो दृष्टिकोण बहुत ही मायने रखते हैं और ये दृष्टिकोण अक्सर पूछे जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के क्वेश्चंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहे हैं सर कि दूसरी ओर लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। लोक प्रशासन राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करने का एक साधन है। यह सरकार के कार्यों का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जो पूरा प्रशासन है उसे दो दृष्टिकोणों में समझा जा सकता है। पहला होगा प्रबंधकीय दृष्टिकोण जिसे मैनेजरियल व्यू कहा जाता है और दूसरा होगा एकीकृत या समन्वित दृष्टिकोण जिसे इंटीग्रल व्यू कहा जाता है। देखिए, आपके समझने के लिए मैं समझा देती हूँ कि प्रशासन के जो डेफिनेशन है या लोगों ने, विद्वानों ने जितना भी कहा उसे पूरा अगर समराइज करें तो लोगों ने दो तरह की बातें करी कि या तो जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सभी प्रशासन है, तो उसे हम एकीकृत व्यू कहेंगे, इंटीग्रल व्यू कहेंगे। और अगर हम उन डेफिनेशंस पर ध्यान दें कि जितने भी कार्यपालिका के कार्य हैं या जितने भी प्रबंध के कार्य हैं सिर्फ वही प्रशासन है, तो उसे हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहेंगे या मैनेजरियल व्यू कहेंगे, जिसे आगे हम अब समझेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रबंधकीय दृष्टिकोण को समझाते हुए वो लिख रहे हैं कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रशासन का तात्पर्य
उन्हीं गतिविधियों या व्यक्तियों के कृत्यों से लगाया जाता है जो प्रबंध से संबंधित कार्य करते हैं, है ना? जैसा मैंने आपको अभी कहा कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण में हम क्या समझेंगे कि जो सिर्फ प्रबंध के कार्य कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, जैसे मनुष्य, मशीन, प्रविधि, धन, तकनीक इत्यादि को व्यवस्थित, समन्वित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, किसी भी अगर ऑफिस की बात करें, किसी बड़ी कंपनी की बात करें, तो उसमें जो मैनेजमेंट जो काम कर रहा होता है, क्या काम कर रहा होता है? वो एम्प्लॉइज़ को रखता है, वो कहीं न कहीं फाइनेंशियल सारा अकाउंट्स देखता है, वो टेक्निकल चीज़ों को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल करता है। तो ये सारी जो मैनेजमेंट की जो क्रियाएँ हैं, प्रक्रियाएँ हैं, सर का कहना है कि वो सभी प्रबंधकीय दृष्टिकोण में आती हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये मानकर चलता है कि संगठन में उच्च स्तरीय निर्णय या नीति निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन से संबंधित व्यक्ति ही प्रशासन के भाग हैं। एक लिपिक या सहायक कर्मचारी प्रशासन का भाग नहीं है। जबकि इंटीग्रल व्यू की बात करें तो दूसरी ओर बहुत से विचारकों का मानना है कि प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण संकीर्ण है। देखिए यहाँ पर ये इसको है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा अक्सर आता है कथनों में कि प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण संकीर्ण है क्योंकि प्रशासन को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिसका संचालन एक निश्चित क्षेत्र की नीतियों तथा कार्यों के क्रियान्वयन से होता है, जिसमें संगठन के उच्च पदाधिकारी, तकनीकी कार्मिक, लिपिक, श्रमिक और सारे सहायक कर्मचारी मिलकर प्रशासन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रल व्यू था। और हेनरी फ्योल की एक बात यहाँ आगे आ रही है, एक मान्यता की। हेनरी फ्योल की मान्यता है कि प्रशासन किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कार्मिक के कार्यों का एक भाग होता है, चाहे वह कार्मिक साधारण हो या निम्न पद पर ही क्यों ना हो। ठीक है, ये था प्रबंधकीय और एकीकृत दृष्टिकोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बार बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। देन सर यहाँ समझा रहे हैं अपनी बुक में कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्द एड प्लस मिनिस्टर से बनकर मिलकर बना है। फ्रेंच में ये जो शब्द होता है, इसका अर्थ होता है काम करवाना या व्यक्तियों की देखभाल करना या कार्यों को की व्यवस्था करना, जिसे कि टू सर्व या टू मैनेज भी कहा जा सकता है। तो लोक प्रशासन क्योंकि व्यक्तिगत या निजी नहीं होता बल्कि जनता के संपूर्ण भाग को प्रभावित करता है, अतः लोक प्रशासन का आशय उन सरकारी प्रयासों या प्रक्रियाओं से हो जाता है जो जनता के लिए की जाती हैं। हिंदी शब्द शासन के आगे प्र उपसर्ग जुड़कर शासन को पूर्णता, श्रेष्ठता तथा प्रमुखता का विशिष्ट भाव प्रदान करता है। तो ये यहाँ पर आप इसको जब अगर डिफाइन करना चाहें, अगर आप बीए एमए के स्टूडेंट हैं और अपना थ्योरेटिकल आंसर लिखने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। यहाँ आगे एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ डेफिनेशन है जो आ रही हैं। एल.डी. वाइट की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप देखिए, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिसका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। एल.डी. वाइट की डेफिनेशन, उद्देश्य और सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना। ध्यान रखना है आपको, ये डेफिनेशन किसने क्या कहा। वुड्रो विल्सन कह रहे हैं, जब भी कानून की बात आए ना तो आप वुड्रो विल्सन को याद कर लेना। कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। देखिए, ये एक ट्रिक है कि अगर कानून की बात की जा रही है, कोई ऐसी डेफिनेशन है कि कानून को प्रशासन कहा जा रहा है, तो वुड्रो विल्सन याद रखिएगा आप। कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। देन हर्बर्ट साइमन क्या कह रहे हैं, साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया से है। तो साइमन की डेफिनेशन को हम कैसे याद करेंगे कि अगर तीनों एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, नेशनल, स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और स्पेशली कार्यपालिका शाखा की बात की जा रही है, तो हर्बर्ट साइमन है। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया को प्रशासन कहा जाएगा। देन पर्सी मैक्विन कह रहे हैं, लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्रीय सरकार द्वारा निष्पादित हो या स्थानीय सरकार द्वारा। ठीक है। पिफनर क्या कह रहे हैं, पिफनर की डेफिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स याद करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अलग डेफिनेशन है
और बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो अगर आप थ्योरेटिकल आंसर के लिए याद करें तो प्रिजनर की डेफिनेशन सबसे बेस्ट है, एक बार पढ़ने पर याद हो जाती है। सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है, चाहे वह स्वस्थ प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन हो अथवा टकसाल में सिक्के ढालना हो। प्रशासन तो निश्चित कार्यों को पूरा करने के क्रम में लोगों के प्रयत्नों में समन्वय करता है। तो आप अगर कुछ डेफिनेशन याद करना चाह रहे हैं तो प्रिजनर की डेफिनेशन को जरूर उसमें रखिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं डिवाइड वॉल्डो। डिवाइड वॉल्डो की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक प्रशासन मानवीय सहयोग का एक पक्ष तथा विभिन्न वर्गों वाले प्रशासन से संबंधित एक वर्ग है जो कि उच्च कोटि की विचार शक्ति से युक्त एक प्रकार का सामूहिक मानवीय प्रयत्न है। देखिए, इतनी बड़ी डेफिनेशन एकदम से याद तो नहीं होती, लेकिन अगर आप एक कुछ शब्दों को याद करके उन्हें कनेक्ट कर लें, जैसे सामूहिक मानवीय प्रयत्न की अगर बात आए तो आप याद रखिएगा कि डिवाइड वॉल्डो ने ये डेफिनेशन दी थी, सामूहिक मानवीय प्रयत्न, डिवाइड वॉल्डो। देन लूथर गुलिक की डेफिनेशन आ रही है, लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो शासन से विशेषकर इसके कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है। यद्यपि व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका भी प्रशासकीय कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो सकती है। देन मार्शल ई डिमॉक, इनकी डेफिनेशन भी एक दो बार पूछी गई है। प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या विषय वस्तु तथा तकनीकी ज्ञान का पर्याय है जिसके द्वारा प्रशासक कार्य पूरे करते हैं। कैसे प्रबंध की तकनीक पद्धति का सिद्धांत है जो कार्यों का सफल निष्पादन करती है। दोनों ही अनिवार्य हैं तथा दोनों का समन्वय ही प्रशासन कहलाता है। इनकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है लेकिन बहुत विस्तृत और बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखती है। आपको इन्हें याद रखना है तो क्या और कैसे को याद रखिएगा कि जब बात की जा रही है कि क्या और कैसे सरकार क्या कर रही है और कैसे कर रही है, वो प्रशासन है। ये बात मार्शल ई डिमॉक ने कही थी। देन ग्लेडन, लोक प्रशासन अनेक रूपी है, इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही इसे समझा जा सकता है। जब कोई कह रहा है कि बहुत कठिन है तो वो ग्लेडन है। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। पॉल एच एप्पलबी की दृष्टि में नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। ऐसा कौन विद्वान है जिसने नीति निर्माण को लोक प्रशासन का सार कह दिया? वो है पॉल एच एप्पलबी। अब सर अपनी बुक में कुछ दृष्टिकोण बता रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सारे दृष्टिकोण विस्तृत समझने नहीं है, लेकिन हम यहाँ एक बार अपनी एक नज़र ज़रूर इन पर डालेंगे कि कौन कौन से दृष्टिकोण हैं जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में हैं। संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, पोस्ट कॉप दृष्टिकोण, पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण, लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण, मनोसामाजिक दृष्टिकोण और लोक एवं निजी प्रशासन द्विविभाजन दृष्टिकोण। ये अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो अलग अलग विद्वानों ने माने और उन्हें लोक प्रशासन को अपने नज़रिए से देखा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनमें अभी कुछ नहीं क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होना है। तो संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण को हम यहाँ देख लेते हैं। संकुचित दृष्टिकोण के विद्वान कौन थे समर्थक? सबसे पहले तो ये याद रखना है, लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन। लोक प्रशासन के प्रारंभिक विद्वानों में से कुछ विद्वानों यथा लूथर गुलिक तथा हर्बर्ट साइमन इत्यादि ने यह माना कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से ही है, अर्थात विधायिका द्वारा निर्मित कानून एवं नीतियों का व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वयन करने वाला तंत्र लोक प्रशासन है। यहाँ देखिए, जो इम्प्लीमेंट करने का जो पार्ट होता है वो कार्यपालिका करती है, आपको पता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच करती है। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को ओनली एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई कह रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, तो उसे संकुचित दृष्टिकोण माना जाएगा, नैरो माइंड माना जाएगा, नैरो अप्रोच माना जाएगा। और नैरो अप्रोच किसकी थी? लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन की। व्यापक दृष्टिकोण की बात करें तो जब हम ब्रॉड एस्पेक्ट की बात करते हैं तो जब कहा जाएगा कि विलोबी, फेलिक्स निग्रो, वाइट तथा मार्क्स, इन विद्वानों के अनुसार शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संबंध लोक प्रशासन से है। ठीक है, तो जब ब्रॉड एस्पेक्ट की बात की जाएगी तो उसके समर्थक थे विलोबी, फेलिक्स निग्रो, वाइट और मार्क्स, जो कह रहे थे कि गवर्नमेंट के तीनों ही पार्ट, तीनों ही जो ब्रांचेस होती हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की प्रकृति।
अब जब लोक प्रशासन की प्रकृति की बात आती है तो 2 मान्यताएँ प्रचलित है, जैसा कि सर अपनी बुक में लिख रहे हैं, प्रबंधकीय या एकीकृत, जिसको हम देख चुके, और विज्ञान या कला। तो प्रबंधकीय या एकीकृत तो हम समझ चुके हैं, विज्ञान या कला को हम समझेंगे। और लोक प्रशासन को एज़ ए डिसिप्लिन और एज़ ए प्रोसेस, 2 प्रोसेस में 2 तरीके से, 2 स्वरूपों में हम समझ सकते हैं कि या तो एक विषय के रूप में हम देखें तो वो एक समाज विज्ञान विषय है, और एक प्रक्रिया के रूप में देखें तो वो क्या करता है, प्रशासनिक कार्य करता है ना? तो अब हम इसको आगे समझते हैं डिटेल में। प्रबंधकीय या एकीकृत की बात अभी हमने आगे समझ ली है, तो हमें बार-बार उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान या कला पर हम चलते हैं। विज्ञान या कला की जब बात की जाती है, तो लोक प्रशासन को क्या साइंस माना जा सकता है? ये क्वेश्चन आता है कई बार, थ्योरेटिकली भी पूछा जाता है और कई बार कथन में भी आता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज़ अ साइंस, तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है, जहाँ तथ्यों की बात की जाती है। तो हम जानते हैं कि वह विज्ञान है, जो हम नहीं जानते वो दर्शन है ना? यानी कि जो चीज़ें हम फैक्ट बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना? और जो हम सपनों की बातें कर सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, वो दर्शन कहलाता है। तो जब विज्ञान की बात की जाती है तो कई डेफिनेशंस यहाँ सर बता रहे हैं, जैसे ग्रीन ने कहा कि विज्ञान अनुसंधान का तरीका है ना? यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं कि क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान हो सकता है क्या? तो हमें ये देखना होगा कि जैसे बर्नार्ड कह रहे हैं कि बर्नार्ड ने विज्ञान को 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया। वो कह रहे हैं परीक्षण, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन, उन्मुखीकरण और पूर्वानुमान और प्रयोग, ये सब विज्ञान है ना? विज्ञान की कई विशेषताएं होती है, जैसे वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन, तथ्यों का संग्रहण, कार्य कारण संबंध, सिद्धांतों का निर्माण, भविष्यवाणी, ये सब विज्ञान की विशेषताएं हैं। अब हम अगर लोक प्रशासन के बारे में सोचें तो ये जो विज्ञान होते हैं ना, विज्ञान विषय जितने भी होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञानों में कौन से विज्ञान आते हैं? रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, प्राणी विज्ञान। और सामाजिक विज्ञानों में कौन से विज्ञान आते हैं? समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान। तो हमारा जो सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसे सामाजिक विज्ञान माना गया। मतलब कहा गया कि न तो ये पूरी तरह से विज्ञान है, ना ये पूरी तरह से कला है। लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। यह सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है, क्योंकि इसका संबंध भी मानव समाज और मानव व्यवहार से है। देखिए, ऐसा कहा जाता है रिसर्च में, हम जब लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमारा जो सेंट्रल पॉइंट होता है, मतलब जितने भी सोशल साइंसेस सब्जेक्ट होते हैं, उनका जो रिसर्च का मेन मुख्य बिंदु होता है वो हमेशा मनुष्यों के इर्द गिर्द होता है, मनुष्यों के व्यवहार या मनुष्यों के इर्द गिर्द। और जब ऐसा है तो वो दुनिया का सबसे अनप्रिडिक्टेबल स्टडी हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार या मनुष्य किसी भी क्षण बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो स्टडी आज हुई वो कल सत्य साबित हो। तो इसलिए सामाजिक विज्ञानों को एक अलग श्रेणी में रखा गया और प्रशासन को क्या कहा गया? एक सामाजिक विज्ञान कहा गया। अब आगे देखिए, वुड्रो विल्सन, जब बात आती है लोक प्रशासन के विज्ञान की, या कहा जाता है कि क्या प्रशासन विज्ञान है क्या, तो 1887 में जब लोक प्रशासन की शुरुआत हुई और इसके जो जन्मदाता है वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान ही माना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से आप इसको याद रखिएगा। वुड्रो विल्सन ने कहा प्रशासन का विज्ञान, लोक प्रशासन को क्या कहा? प्रशासन का विज्ञान। उनके अनुसार प्रशासकीय पद्धतियों को अनुभवात्मक प्रयोगों की दुविधा एवं व्यय साध्य पद्धति से मुक्त करके परिपक्व सैद्धांतिक आधारों पर प्रतिष्ठित किया जा सकेगा। वो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा एक दिन कि लोक प्रशासन जो है वो पूरी तरह से विज्ञान बन जाएगा। 1926 में विलोबी ने लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हुए कहा था कि प्रशासन में भी विज्ञान की विशिष्टता के लक्षणों के अनुरूप कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। उर्विक ने भी लोक प्रशासन को विज्ञान की भांति देखते हुए तर्क दिया था कि जिस प्रकार किसी सेतु के निर्माण हेतु कुछ निश्चित अभियांत्रिक नियम होते हैं,
उसी प्रकार किसी संगठन के संचालन हेतु निश्चित सिद्धांत होते हैं। इन संगठनात्मक सिद्धांतों को सभी परंपरागत व्यक्तिगत तथा राजनीतिक तथ्यों की प्राथमिकता की दृष्टि से ध्यान में रखना आवश्यक है, अन्यथा उन संगठनों के लक्ष्यों और तथा व्यक्तियों के परिश्रम का वांछित फल नहीं मिल सकेगा। तो हमें क्या याद रखना है, वुड्रो विल्सन, विलोबी और उर्विक तीनों ही प्रशासन को विज्ञान मान रहे हैं। वी वुड्रो, विलोबी, उर्विक। ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, या ये जो सामाजिक विज्ञान विषय है, इसको कैसे अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान में इसका कार्य आगे बढ़ा, तो हम इसे किस तरह से देख सकते हैं वो बताया गया है 5 चरणों में। 5 चरणों में हम देख सकते हैं कि ये जो विषय था, ये किस तरह से आगे बढ़ा। इसका लोक प्रशासन का विधिवत अध्ययन 1887 से यानी 1887 से शुरू हुआ था। तो एक विषय के रूप में इसकी यात्रा को हम देखेंगे 5 चरणों में। पहला जो इसका चरण माना जाता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा ही। प्रथम जो चरण है वो 1887 से 1926 का माना जाता है, जिसे लोक प्रशासन के जन्म और राजनीति प्रशासन के द्विविभाजन का चरण माना जाता है। 87 से 26 लोक प्रशासन का जन्म और राजनीति प्रशासन द्विविभाजन। दूसरा जो चरण है वो 1927 से 1937 के मध्य का माना जाता है, जिसे सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहते हैं। यानी कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे सिद्धांत उस वक्त संदर्भित किए गए या बनाए गए, या बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार रखे। तो 1927 से 1937 ये 10 साल का जो टाइम था वो सिद्धांतों का स्वर्ण काल का टाइम था, जो कि लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में यात्रा का द्वितीय चरण है। तीसरा चरण 1938 से 47 तक का माना जाएगा, जिसमें आलोचनाओं और चुनौतियों का समय जिसे कहा जाता है, कि लोक प्रशासन विषय को एक विषय के रूप में कई आलोचनाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखिए, याद करने का अगर मैं ट्रिक बताऊं तो 777 कॉमन है। 2 बार 7 स्टार्टिंग में आएगा, 2 बार 7 लास्ट में आएगा, और बहुत अच्छी ट्रिक होती है ये हमेशा याद करने की। 1887 से 1926, 1927 से 1937, 1938 से 1947। देखिए, इसका जो चतुर्थ चरण है वो 1948 से 1970 तक का माना जाता है, जिसे कि इसके स्वरूप की संकटावस्था का टाइम कहते हैं। और लास्ट और फिफ्थ चरण है 1971 से लेकर अभी तक का, जिसे अंतर विषय या परिपक्वता काल कहा जाता है। अब हम देखें इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1887 से लोक प्रशासन विषय की शुरुआत हुई है। इस विषय का नामांकन किया गया, और अगर वैसे देखें तो मौर्य काल में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र लोक प्रशासन का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। लेकिन कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक व्यवस्था, राजस्व, प्रशासनिक सिद्धांतों की ही चर्चा नहीं की, बल्कि यह ग्रंथ राज्य व्यवस्था को केंद्र बिंदु मानते हुए समस्त राजकीय आयामों की व्यवस्था करता है। इसी तरह से चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं में भी प्रशासनिक सिद्धांत वर्णित है। 17वीं सदी में यूरोप में राजा के निजी कार्यों और सार्वजनिक कार्यों को पृथक मानते हुए लोक प्रशासन शब्द का प्रचलन शुरू हुआ। मैकियावेली का ग्रंथ प्रिंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आया है। मैकियावेली का ग्रंथ प्रिंस भी सरकार तथा प्रशासन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। अक्सर पूछा जाता है कि ये किसकी रचना थी। प्रिंस किसकी रचना थी? मैकियावेली। अरस्तु का पॉलिटिक्स, प्लेटो का रिपब्लिक, जॉन लॉक का 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, थॉमस हॉब्स का लेविएथन भी राज्य की विस्तृत व्याख्या करते हैं। यहीं से कई बार मैचिंग वाला क्वेश्चन बन जाता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पॉलिटिक्स अरस्तु ने लिखा है, रिपब्लिक प्लेटो ने लिखा है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक का लिखा हुआ है, लेविएथन थॉमस हॉब्स ने लिखा है, प्रिंस मैकियावेली ने लिखा है, और अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। लोक प्रशासन विषय की इसी बहस में एक ये टॉपिक भी जुड़ गया है, जो कि सर अपनी बुक में बता रहे हैं कि जैसा कि हमेशा माना जाता रहा है कि लोक प्रशासन की विकास यात्रा जो है वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता वुड्रो विल्सन ने सन 1887 में प्रकाशित उनके लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से की थी, है ना, जिसमें कहा गया कि यूरोप में लोक प्रशासन विषय का जनक है ना। लेकिन
कुछ वर्षों से ये कहा जाने लगा है कि यूरोप में लोक प्रशासन विषय के जनक वियना विश्वविद्यालय के जर्मन अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री प्रोफेसर लॉरेंस वॉन स्टीन थे। तो ये कुछ मतभेद हैं और हमें इनका भी नाम याद रखना पड़ेगा कि अभी क्या कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन विषय के जो जनक हैं वो दूसरा जनक किसे माना जा रहा है, मतलब वुड्रो विल्सन के अलावा किसे और जनक माना जा रहा है, जर्मन अर्थशास्त्री वॉन स्टीन को। इन्होंने 1855 और 55 से 88 तक, यानी उनसे पहले, वुड्रो विल्सन से पहले वियना विश्वविद्यालय में रहते हुए इस बात पर बल दिया था कि लोक प्रशासन नामक विज्ञान प्रशासनिक विधि का एक प्रकार है। अब इन्होंने यहाँ नई बात कह दी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो उसका एक प्रकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। अब जो स्टीन थे उन्होंने लोक प्रशासन विषय के क्रम में क्या कहा, ये कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट, वो हमें याद रखना होंगे क्योंकि कथन में ये जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। यह विभिन्न विषयों जैसे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक वित्त, प्रशासनिक विधि का संगम स्थल है, मेल्टिंग पॉट, अतः यह एकीकरण करने वाला विज्ञान है। इंटीग्रेटिंग साइंस कहा है इन्होंने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एकीकरण करने वाला विज्ञान कहा है, जो कि अदर सब्जेक्ट्स का मेल्टिंग पॉट है या संगम स्थल है। यह सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतःक्रिया करने वाला विज्ञान है। यद्यपि यह व्यवहारिक पक्ष की ओर बढ़ता है तथापि अपना आधार बनाने के लिए सिद्धांत चाहिए। इसे वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो वॉन स्टीन की बात हुई जो कि जर्मन अर्थशास्त्री थे और वियना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इन्होंने प्रशासनिक विधि के एक पार्ट के रूप में लोक प्रशासन को माना और ये 3 पॉइंट जो कहे वो कह रहे हैं कि एक इंटीग्रेटेड साइंस है और ये अदर सब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉट है या संगम स्थल है। इसी तरह से नीदरलैंड में लोक प्रशासन के जनक गैरिट अब्राहम वॉन पॉलजे को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैचिंग में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अमेरिका में कौन थे, वुड्रो विल्सन, जर्मनी में कौन थे, वॉन स्टीन, और नीदरलैंड में कौन थे, गैरिट अब्राहम वॉन पॉलिज। डच लोक सेवक एवं बाद में लोक प्रशासन विज्ञान के प्रोफेसर बने वॉन पॉलिज नीदरलैंड सरकार में शिक्षा, कला एवं विज्ञान मंत्रालय में सचिव भी रहे। तो हमें सिर्फ इनका नाम याद रखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। नीदरलैंड में गैरिट अब्राहम वॉन पॉलिज, गैरिट भी याद कर सकते हैं, नीदरलैंड गैरिट, जर्मनी वॉन स्टीन और अमेरिका वुड्रो विल्सन। ठीक है। रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की, ये बहुत ही अभी फेमस हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की ने लोक प्रशासन विषय की विकास यात्रा को 4 चरणों में विकसित होना बताया है। कौन से 4 चरण है, हमें सिर्फ डायरेक्ट याद कर लेना है। पहला चरण बता रहे हैं विश्लेषणात्मक राजनीति प्रशासन, है ना, एनालिटिक पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का जो विश्लेषण हुआ वो चरण। दूसरा साकार राजनीति प्रशासन, प्रबंध विज्ञान और लोक नीति उपागम। आपको इसको याद ही करना पड़ेगा इसी क्रम में, क्योंकि हो सकता है कि क्रमशः, है ना, तो क्रमशः में क्रम पूछ लिया जाए। विश्लेषणात्मक राजनीति प्रशासन, साकार राजनीति प्रशासन, प्रबंध विज्ञान और लोक नीति उपागम। निकोलस हेनरी की बुक का नाम कई बार पूछा गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स में लोक प्रशासन की बौद्धिक धाराओं को इस प्रकार वर्णित किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। राजनीति एवं प्रशासन का द्विविभाजन 1900 से 1926, प्रशासन के सिद्धांतों का काल 1927 से 1937, ये सेम है। लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान के रूप में 1950 से 1970। पहला चरण। अब हम उन बेसिक चरणों पर आए हैं जो हमेशा से हम पढ़ते रहते हैं। 1987 से 1926 का जो टाइम था वो राजनीति से प्रशासन के द्विविभाजन का टाइम था। 87 में जैसा कि हमने पढ़ा, वुड्रो विल्सन ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक जो लेख लिखा, जो एक पत्रिका थी, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, है ना, एक मैगजीन थी, उसमें उनका लेख प्रकाशित हुआ, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और वहां से हम शुरुआत मानते हैं लोक प्रशासन के जन्म की। फिर क्या हुआ, इस लेख में लोक प्रशासन के जन्मदाता वुड्रो विल्सन ने राजनीति तथा प्रशासन का पार्थक्य या द्विविभाजन, डायक्टोमी जिसे कहते हैं, करते हुए लिखा था। क्या लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संविधान की रचना करना सरल है किंतु इसे चलाना बहुत कठिन है। उन्होंने चलाने के क्षेत्र पर अध्ययन पर बल दिया। चलाना यानी प्रशासन।
राजनीतिक के द्वारा निर्मित संविधान कानून नीतियों का संचालन प्रशासन करता है, अतः इसके सिद्धांतों तथा कार्यकारण का पृथक अध्ययन होना चाहिए। यह विल्सन की मूल मान्यता थी। अब उनके इस लेख ने शैक्षिक जगत में उत्साह का संचार कर दिया, क्योंकि लूट प्रणाली को समाप्त कर योग्यता आधारित भर्ती के लिए बना पेंडल्टन अधिनियम 1883, ये भी क्वेश्चन आता है। लूट प्रणाली को समाप्त करने के लिए अमेरिका में जो भर्ती नियम बनाया गया था, इसे हालांकि हम जब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तब हम उसको स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आ रहा है तो आप इसको रिवाइज करते चलो। लूट प्रणाली को समाप्त करने के लिए अमेरिका में पेंडल्टन अधिनियम बना था 1883 में। तो उस समय काफी चर्चित था तथा बुद्धिजीवी वर्ग मान रहा था कि प्रशासनिक सच्चरिता तथा कुशलता की स्थापना के लिए प्रशासन में राजनीति का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। इसी कारण प्रोफेसर वॉल्डो ने वुड्रो विल्सन को शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन का जन्मदाता कहा है। अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक फ्रैंक जे गुडनाउ को माना जाता है। अब देखिए कितनी सारे फैक्ट्स यहाँ आ गए साथ में। लोक प्रशासन का जन्मदाता वुड्रो विल्सन को माना, लेकिन किसने कहा सबसे पहले? वॉल्डो ने कहा, प्रोफेसर वॉल्डो ने। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अमेरिका में, ये तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन अमेरिका में लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? फ्रैंक जे गुडनाउ को। ठीक है, फ्रैंक जे गुडनाउ जो थे, उनकी बुक थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने वुड्रो विल्सन की तरह ही प्रशासन और राजनीति का द्विविभाजन करते हुए तर्क दिया था कि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है, जबकि प्रशासन इस इच्छा या नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है। और अमेरिका में ये एक सेंटेंस बहुत ही फेमस रहा कि एक सड़क बनाने के लिए कोई गणतंत्रात्मक मार्ग नहीं है, एक देयर इज नो रिपब्लिकन वे टू बिल्ड अ रोड। समझ रहे हो? मतलब लोकतंत्र अकेला काम नहीं कर सकता, गणतंत्र अकेला काम नहीं कर सकता जब तक कि प्रशासन ना हो। और 1900 ईयर में इन्होंने ये सेंटेंस कहा था, ये बात कही थी द्विविभाजन की। देन 1926 लोक प्रशासन की पहली टेक्स्ट बुक पब्लिश होती है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1926 में एल.डी. वाइट की ये बुक है, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली टेक्स्ट बुक, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रवेशिका। हम हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में ही याद रखिए, एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट कौन थे? ये एक अमेरिकी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, इतिहासकार भी थे और प्रशासनिक विद्वान भी रहे, है ना। उन्होंने भी लोक प्रशासन को विभाजन किया उसका राजनीति से। सेकेंड जो काल था 27 से 37 का, सिद्धांतों का स्वर्ण काल जिसे कहा जाता है, सिद्धांतों का स्वर्ण काल। अब क्या हुआ, ये जो 10 वर्ष रहे आगे के, इसमें 1927 में W.F. विलोबी की एक बुक आती है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी याद कर लीजिएगा, विलोबी की बुक 1927, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विलोबी इस बात पर बहुत बल देते थे कि प्रशासन के भी सिद्धांत और नियम हैं, जिनको भली भांति से क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। तो पहली बात, लोक प्रशासन को विज्ञान किसने माना? विलोबी ने। विलोबी की बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहते थे विज्ञान में जैसे सिद्धांत हैं, ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी सिद्धांत है। बुक कब आई थी? 1927 में। 1939 मुने और रेले, द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 1930 ऑनवर्ड इंडस्ट्री के नाम से प्रकाशित हुई उनकी ये बुक। हेनरी फियोल 1916 फ्रेंच में बुक लिखी थी, जो 1929 में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ये तो बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन भी, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट किसकी बुक थी? हेनरी फियोल की। 1924 मेरी पार्कर फॉलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस। 1937 गुलिक और ओरविक, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी तो बुक मैंने खुद भी लाइब्रेरी में पढ़ी है, बहुत शानदार लिखा है इन्होंने। लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त प्रोस्कोप दृष्टिकोण प्रशासनिक कृत्यों की व्याख्या का आधार बन गया। तो ये यहाँ पर सिद्धांतों का स्वर्ण काल क्या कहता है कि बहुत सारे लेखकों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों की व्याख्या की है, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैक्सिमम बुक्स के नाम पूछे जाते हैं।
थर्ड 1938 से 47 का जो काल रहा आलोचनाओं और चुनौतियों का काल, जब बहुत सारे सिद्धांत बन गए तो सब एक दूसरे की आलोचनाएं करने लगे। आलोचनाएं क्या थी कि 1938 में बर्नार्ड की बुक आई द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब जैसे इन्होंने कार्यपालिका के कार्यों को क्या कहा था, प्रशासन कहा, तो किसी भी कार्यरत अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रबंध एवं संगठन पर लिखी गई सर्वाधिक विचारोत्तेजक पुस्तक है ना, सर्वाधिक विचारोत्तेजक पुस्तक मतलब कि सबसे ज्यादा कोई एग्जीक्यूटिव कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय जब लिखता है तो वो कैसे लिखेगा अपने अनुभव, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड। बर्नार्ड ने इस पुस्तक में किसी प्रशासनिक सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। फिर हर्बर्ट साइमन ने 1946 में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को क्या कह दिया, किंवदंतियां कह दिया, प्रोवर्ब्स कह दिया। साइमन ने कहा कि प्रशासनिक सिद्धांतों को सरलता से काटा जा सकता है, जैसे कि आदेश की एकता, कार्य विभाजन और नियंत्रण का क्षेत्र, है ना, ये सभी एक दूसरे को मतलब अपोजिट है एक दूसरे के। साइमन ने प्रत्येक मुहारे के विरोधी मुहारे को प्रस्तुत कर एक बार की लोक प्रशासन के विद्वानों को स्तब्ध कर दिया। साइमन के अनुसार ये सिद्धांत मनुष्यों के रहने लायक मकान निर्मित करने की अपेक्षा क्रम में लगी छोटी छोटी गुमटियों की श्रृंखला है। साइमन ने इन्हें छोटी छोटी गुमटियों की श्रृंखला कह दिया, किसे, सिद्धांतों को। 1945 में साइमन की बुक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। निर्णय प्रक्रिया के विश्लेषण पर साइमन ने इसमें ये लिखा था और इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1978 का। रॉबर्ट डॉहल 1947 में बुक आती है, इनका लेख आता है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, जिसमें वो कह रहे हैं लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है, वो 3 कारण बता रहे हैं। विज्ञान मूल्य निरपेक्ष होता है जबकि लोक प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य है। यहाँ से क्वेश्चन आया है और आएगा भी, मतलब पूरी संभावना है आने की। डॉहल ने अपनी बुक में कहा 3 कारण बता दिए, विज्ञान क्यों नहीं है, मूल्य निरपेक्ष होता है ना, लेकिन लोक प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य है। दूसरा, मानव व्यवहार की जटिलताएं विभिन्नताएं बाधक बनती है। तीसरा, सामाजिक ढांचा तथा परिवेश जिसमें लोक प्रशासन कार्य करता है स्वयं एक बाधा है। तो रॉबर्ट डॉहल के इस लेख और विचार ने लोक प्रशासन को स्वतंत्र विज्ञान मानने के प्रयासों में ठेस लगा दिया। बहुत सारे विद्वान देखो सिद्धांतों में कह रहे थे कि ये विज्ञान है, तो यहाँ पर रॉबर्ट डॉहल ने मना कर दिया कि ये विज्ञान नहीं है ना, विलोबी के जस्ट अपोजिट बात कर दी इन्होंने। इस तरह से आलोचनाओं का काल रहा, चुनौतियों का काल रहा, और फोर्थ जो चरण रहा उसने बहुत सारी एक हलचल मचा दी कि लोक प्रशासन के बारे में लोगों ने सोचना बोलना शुरू कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो इसी चरण में एनपीए नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा पनपने लगी। और जो फ्रेडरिक्स आए थे, फ्रेडरिक्स ने जो प्रतिमान दिए वो भी इसी चरण में हुए। तो पंचम और लास्ट चरण है 1971 के मतलब 1970 के बाद का जो काल है 71 से अभी तक, उसे माना जाता है जिसमें अंतर विषय परिपक्वता काल किसे कहा जाता है। इसे विषय के रूप में लोक प्रशासन को आगे बढ़ाया जिसने। तो इन सारे चरणों से निकलते हुए लोक प्रशासन आगे बढ़ गया और अब ये एक अंतर विषयी दृष्टिकोण रखता है ना। तो ये था लोक प्रशासन की विकास यात्रा लोक प्रशासन विषय के रूप में। यहाँ पर अब फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट होती है, जो कि हमारा टारगेट था, आज हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वो सेकंड यूनिट पर रहेगी, तो आप सभी उसके लिए रेडी रहिएगा। बाय बाय।